दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी एग्ज़ाम के लिए चलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखिए डिटेल्स डिस्कशन के साथ। और अभी जो दोस्तों न्यू पैटर्न है, न्यू ट्रेंड है, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए जो टारगेट है, देखिए आप टारगेट पूरा कर पाते हैं या नहीं, आपको अपनी तैयारी का भी पता चल जाएगा। ये रहा दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 2 बार दरोगा एग्जाम में पूछा गया है, 2 बार बिहार पुलिस एग्जाम में और 1 बार बिहार एसएससी एग्जाम में, अभी वाला एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। और जब भी ये पूछा जाता है तो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो इसको चलिए डिटेल्स डिस्कशन के साथ आप अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अजैविक कारक है। ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, पर्यावरण पारिस्थितिकी टॉपिक से है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होता है, जिसमें देखिएगा पहला होता है अजैविक यानी अजैव, दूसरा होता है जैव। तो देखिए किसी भी चीज़ में अगर अ लग जाएगा ना, अगर आपको एग्जाम में ये सब नहीं पता रहे तो यही छोटी छोटी बातें आपको ऑप्शन से आप ढूंढ के आसानी से बना लीजिएगा। अ लगने का मतलब होता है नहीं, जैव मतलब होता है जिसमें जीवन हो यानी कि सजीव, और अजैव यानी अजैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन ना हो। तो जल, देखिए जल क्या है, निर्जीव है, कोई जीवन है उसमें नहीं है। कार्बोहाइड्रेट भी इसी तरह से, ताप भी इसी तरह से है। इसमें से अजैविक जो है उपर्युक्त सभी है। इसके बाद देखिएगा तो जैविक वाला भी पूछा जाता है, जैव यानी कि जैविक सजीव। तो सजीव में जैसे हम लोग हो गए, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे से रिलेटेड ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे दिया रहेगा अमीबा क्या है, तो अमीबा ये सब चीज़ें जो है हरे पेड़ पौधे जैविक का उदाहरण है, और हम लोग भी जैविक के अंतर्गत है। यहाँ से क्लियर हो गया। तो जल, कार्बोहाइड्रेट, ताप, ये सब चीज़ें, तालाब, नदी, ये सब अजैविक का उदाहरण है। इसमें दोस्तों सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में जिस तरह से ट्रेंड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सभी क्वेश्चन को आप बनाइए, जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहे हैं सभी को आपको याद भी करते चलना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है। ये वाला जो टॉपिक है दोस्तों, अभी बिहार में जितने एग्जाम हो रहे हैं, अभी देखिएगा दरोगा वाला एग्जाम में 3 सितंबर 2023 को भारत का टॉयलेट मैन पूछा गया था, कौन है। इससे पहले देखिएगा 16 जुलाई 2023 यानी पीटी एग्जाम में जो मद्यनिषेध दरोगा वाला था उसमें पूछा गया था फॉरेस्ट मैन, और 14 में मद्यनिषेध सिपाही वाला जो सीएसबीसी का एग्जाम था उसमें भी फॉरेस्ट मैन पूछा गया था। ये सब वाटरमैन किसे कहा जाता है, फॉरेस्ट मैन, आइसमैन किसे कहा जाता है, ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सभी के बारे में यहाँ से देखिए। वाटरमैन यानी कि जल पुरुष, तो जल पुरुष जो कहा जाता है दोस्तों राजेंद्र सिंह को। अब इसमें पुरुष का मतलब ये है दोस्तों कि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है, तो इसलिए इसके नाम पर ही रख दिया गया। मेट्रो मैन देखिएगा तो श्रीधरन को कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है, मेट्रो के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान है। और इसके अलावा टॉयलेट मैन जिसके बारे में अभी बात किए थे तो बिंदेश्वरी पाठक को कहा जाता है, और 3 सितंबर वाले एग्जाम में पूछा गया था, और हाल ही में देखिएगा तो डेथ भी हो गया है। तो इस कारण से ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, करेंट अफेयर से रिलेटेड भी हो गया। और इसके बाद फॉरेस्ट मैन, तो फॉरेस्ट मैन जो कहा जाता है जादव पायंग को। आइसमैन कहा जाता है चिवांग नोरफेल, आइसमैन हुआ चिवांग नोरफेल। आइसमैन का मतलब ये हुआ यहाँ पर बर्फ़, आइस का मतलब बर्फ़ होता है, तो बर्फ़ पुरुष जो कहा जाता है चिवांग नोरफेल को। ये सब जो टॉपिक है ना, ये आप लोगों को पीडीएफ दे देंगे सभी टॉपिक से रिलेटेड, ये सब भी है। यहाँ से लगभग आपको 14-15 नाम, जिसमें से देखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा है, चिपको आंदोलन संबंधित, मेधा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मिट्टी बचाओ आंदोलन, ये सब पूछा जाता है। अगला चलिए देखिए, मानव शरीर के किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी को ज़रूर कमेंट करना है। देखते हैं आप में से किसका किसका सही आंसर होता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का ABCD में क्या सही आंसर होगा, फटाफट आप सही आंसर कमेंट कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि हृदय होगा, तो ये दोस्तों आपका आंसर गलत है। देखिए हृदय का जो काम होता है ना, हृदय मतलब हार्ट हुआ, और इसको धड़कन भी कई बार क्या रहता है कि हृदय की जगह पर धड़कन दिया हुआ रहता है। अब यहाँ पर देखिए अगर इंग्लिश नाम रहता ना तो आप आसानी से बना लेते। वृक्क का जो इंग्लिश नाम होता है ना किडनी होता है, किडनी को ही वृक्क कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम जो होता है दोस्तों गुर्दा भी होता है। तो वृक्क, किडनी, गुर्दा एक ही है। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा को बोन मैरो कहा जाता है। और शरीर में जो है ब्लड का जो निर्माण होता है इसी अस्थि मज्जा में होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वृक्क, किडनी। रक्त का जो शुद्धिकरण, किडनी का काम क्या होता है, शरीर में जो भी गंदगी है उसको मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना। तो रक्त का फिल्टर शुद्धिकरण जो होता है वृक्क, किडनी के माध्यम से। हृदय का काम होता है शरीर में सभी जगह खून को पहुंचाना, यानी ब्लड को पहुंचाना, पंप करने का काम करता है हृदय। फेफड़ा, तो फेफड़ा सांस से संबंधित हो गया। और अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में खून यानी ब्लड का निर्माण होता है। अब ये क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए।
हड्डी के बीच वाला जो हिस्सा होता है ना, अब अगर आप नॉन वेज होंगे यानी खाते होंगे तो आपको पता होगा कि चिकन जैसे लेग पीस, तो चिकन का लेग पीस में देखिएगा अंदर जो हड्डी के अंदर जो होता है ना, यही चीज़ होता है अस्थि मज्जा बोन मैरो, इसी में खून का निर्माण होता है। देखिए है तो बहुत सारे फैक्ट, लेकिन एक ही क्वेश्चन में इतना बताएंगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए जो भी मेन 5-6 है ना, इस तरह से बताते चलते। और दोस्तों देखिए एग्जाम में अगर आपको जीके पे पकड़ बनाना है तो 2000 मोस्ट वीवीआई फैक्ट होता है, अगर आप इसी को पकड़ बना लीजिएगा 75 से 80% एग्जाम में क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेगा, और यही सब बार बार रिपीट होता है। अगर कुछ नया भी क्वेश्चन रहता है तो ऑप्शन से आप आसानी से ढूंढ लीजिएगा। ये देखिएगा दोस्तों, दरोगा, बिहार पुलिस, अन्य परीक्षाओं में, बिहार एसएससी में बार बार पूछा जाता है। पैन कार्ड टोटल कितने अंकों का होता है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कितने अंकों का होता है। देखिए वोटर आईडी कार्ड को जो कहा जाता है ईपिक कहा जाता है, EPIC, ये पूछ लिया जाता है EPIC क्या है, तो मतदाता वोटर आईडी कार्ड का यहाँ पर ये शॉर्ट नेम है। तो पैन कार्ड में कितना होता है, तो 10 अंक हो गया, इसका सही आंसर 10 हो गया। आधार में कितना होता है, इसको आप याद रखिएगा, A से आधार यहाँ पर हो गया 12, P से मतलब पेन हो गया। पैन कार्ड में 10 अंक होता है, और यहाँ पर आप वोटर आईडी कार्ड भी से समझिएगा, इसमें भी 10 अंक होता है। पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में क्या होता है दोस्तों, अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट यानी ABCD, न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिकल 1 2 3 अंक, ये दोनों मिक्स करके होता है। लेकिन आधार कार्ड जो होता है इसमें आप देखिएगा 1 2 3 वाला यानी न्यूमेरिक ही डिजिट होता है 12 अंक का, ये सब पूछा जाता है। इसका सही आंसर 10 हो जाएगा। अगला है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। चलिए सभी ऑप्शन को यहाँ से देख लीजिए। भारतीय क्रांति की जननी जो कहा जाता है दोस्तों, मैडम भीकाजी कामा, ये सही आंसर हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि देखिएगा तो विदेश में झंडा फहराने वाली पहली महिला है। कहाँ झंडा फहराई थी, तो कई बार ये पूछा गया, स्टुटगार्ट जगह है, कहाँ है, तो जर्मनी में है। देश का नाम भी पूछा जाता है कि भारतीय तिरंगा सबसे पहले किस देश में फहराया गया है, तो स्टुटगार्ट कहाँ है, तो जर्मनी देश में। तो दोनों चीज़ें याद रखना है, कौन फहराई है, तो मैडम भीकाजी कामा, ये सब आपको याद रखना है। यही सब दोस्तों फैक्ट एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन है, तो एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि हार्ड ही क्वेश्चन रहता है, कुछ दोस्तों बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और ऐसे क्वेश्चन आएगा ना तो सीधे आपको आंसर नहीं मारना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे अधिक गलती होने का चांस है। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को जो भी यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, जो जहाँ पर गलती कीजिएगा, ये सब चीज़ें आप लोगों को इसलिए बताते चलते कि आपको एग्जाम में गलती ना हो। और देखिएगा तो जितने भी एग्जाम है, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सभी एग्जाम में मेरा भी रिजल्ट हुआ है। इसी सब अगर आप छोटी बातों पर ध्यान दीजिएगा ना, हल्का क्वेश्चन अगर आपका 3-4 गलत हो जाता है, उस कारण से रिजल्ट से बाहर हो जाइएगा। तो यहीं पर आपको ध्यान देना होता है। क्या है कि देखिएगा ऑप्शन में क्या रहता है कि 38 दिया हुआ रहेगा, 28 रहेगा, पढ़िएगा यहाँ पर राज्य, समझ में आएगा, बिहार के बारे में जिला पूछा जा रहा है, और गलती होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। हल्का क्वेश्चन को आपको क्या करना है, 2 बार वेरीफाई करके आंसर देना है। वैसे वेरीफाई करने में आपको कितना लगेगा, 3-4 सेकेंड का लगेगा, 10 सेकेंड ही समय लगे, लेकिन क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो भारत में राज्यों की संख्या कितना भी वर्तमान में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले देखिएगा तो 29 था, फिर यहाँ पर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर जो राज्य था तो उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो राज्य 28 हो गया। फिर इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गया, तो दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव को अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव दोनों एक ही अब केंद्र शासित प्रदेश है। तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गया, राज्यों की संख्या 28, इसका सही आंसर हो गया। और बिहार में कुल कितने जिला है, तो बिहार में 38 जिला है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। और दोस्तों आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके काम का चैनल है। देखिएगा तो बिहार में कोई भी भर्ती आती है, कुछ भी अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलता है, और आज से तैयारी भी शुरू हो गया है। तो आप सभी बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आप लोग इतनी बेहतरीन तैयारी करवा देंगे कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सभी विषय की तैयारी होगी। क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक के तीनों नाम आपको याद रखना है। इसमें टोटल 3 समस्थानिक है। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। और यहाँ पर सबसे अधिक जो पूछा जाता है दोस्तों, भारी जल से रिलेटेड पूछा जाता है। देखिए जल का जो रासायनिक यहाँ पर रासायनिक सूत्र जो हो गया ना, H2O होता है, जो कि जल है, नॉर्मल जल हो गया। भारी जल का होता है D2O,
ये जो बना होता है दूसरे नंबर के समस्थानिक ड्यूटेरियम से, और भारी जल का अनुभार जो होता है 20 होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और साधारण जल का अनुभार यहाँ पर 18 हो गया। ये सब कैसे होता है आप लोगों को सभी चीज़ों क्लियर करवाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब कुछ। और यही सब देखिएगा तो फैक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है, नॉर्मल ही न्यूमेरिकल वाला पूछा जाएगा। तो भारी जल का पूरा नाम जो होता है D2O का ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका पूरा नाम हुआ, अनुभार 20, और हाइड्रोजन के दूसरे नंबर के समस्थानिक ड्यूटेरियम से ये बना होता है। तो हाइड्रोजन में टोटल समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो 3 है। और दोस्तों आप ये बताइए कि आप में से किसको किसको डिटेल्स डिस्कशन अच्छा लगता है। अगर आप शॉर्ट डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आप लोगों का जो डिमांड रहेगा उसी अनुसार हम आप लोगों को डिस्कशन करवाएंगे। देखिए आपको डिटेल्स डिस्कशन से फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम में। देखिएगा दोस्तों, तो मेन 2000 अच्छे जो क्वेश्चन है ये अगर आपको कंप्लीट हो जाएगा ना, तो जीके में आपको बढ़िया पकड़ हो जाएगा, आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल लीजिएगा। यही सब क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। और ये कब क्लियर होगा, तो हम आप लोगों को डिटेल्स डिस्कशन करवाएंगे, बार बार सुनिएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम में आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैथ से संबंधित है, और सबसे मेन ये है दोस्तों कि ये बिहार एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपको बिल्कुल बनना चाहिए। वीडियो को रोक करके पहले आप सोचिए कैसे बनेगा, इसका सही आंसर क्या होगा, 8 नंबर का ABCD में क्या होगा, आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है दोस्तों, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल है। तो यहाँ पर आपको ये सोचना है कि कोई दो संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, जैसे 2 में 5 से गुना करने पर क्या आता है 10, इस तरह से देखिए कि गुना करने पर 37 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह है दोस्तों कि 37 क्या है, कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में देखिएगा यहाँ पर तो कोई दूसरा फैक्टर होता नहीं है, तो यहाँ पर 1 होगा और फिर 37 होगा। तो अगर आप 1 में 37 से गुना कीजिएगा तो 37 गुणनफल आ गया। फिर कहा जा रहा है उन संख्याओं के अंतर, अंतर मतलब घटाओ, तो 37 में से आप 1 घटा दीजिए, कितना आ गया 36। तो उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल, तो अंतर आ गया 36, तो 36 का वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 36 का वर्गमूल यानी कि 36 को ही फैक्टर कीजिएगा तो 6 गुने 6 यानी 6 छक 36 होता है। और इस तरह से रूट के अंदर रहता है, 2 जोड़ा होने पर एक आप यानी 2 आपस में जोड़ा रहने पर एक बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर 6 आ गया। तो इसका सही आंसर क्या आ गया 6, 6 छक 36 होता है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बिहार एसएससी एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप इस तरह से परिचित नहीं रहिएगा। और ये देखिएगा तो अब तक किसी दूसरे एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो फिर एग्जाम में सोच में पड़ जाइएगा कि कैसे बनाना है। हम आप लोगों को जो तैयारी करवा रहे हैं ना, बिहार एसएससी का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं। फुल प्रिपरेशन के लिए आप सभी एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ सकते हैं, और जाइए आप सभी जुड़ करके बेहतरीन तैयारी कीजिए, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। अब अगला फिर मैथ से रिलेटेड है, फिर आगे जीके साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 12 पेनों का क्रयमूल्य 8 पेनों के विक्रयमूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्रयमूल्य को विक्रयमूल्य मानिए, विक्रयमूल्य को क्रयमूल्य। तो यहाँ पर देखिए 12 पेनों का क्रयमूल्य है और 8 पेनों का विक्रयमूल्य। जो विक्रयमूल्य के जगह पर दिख रहा है ना उसको क्रयमूल्य के जगह पर रखिए। तो यहाँ पर 8 क्रयमूल्य हो गया और ये 12 पेन का क्रयमूल्य था तो उसको विक्रयमूल्य की जगह पर, यानी एक तरह से उल्टा रख दीजिए, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते, नहीं समझ में आता। 12 क्रयमूल्य बराबर 8 विक्रयमूल्य, फिर विक्रयमूल्य क्रयमूल्य का मान निकाल लीजिए, तो इसी तरह से आएगा। तो ये आ गया 8 क्या क्रयमूल्य आ गया और विक्रयमूल्य 12 आ गया। तब आप खुद ही बताइए, अगर कोई सामान आप 8 रुपया में खरीदते हैं और उसको 12 रुपया में बेचिएगा तो कितना का आपको लाभ होगा, यानी फ़ायदा कितना का होगा। 8 में खरीदे हैं, 12 में बेच रहे हैं, तो 4 रुपया का फ़ायदा हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों सूत्र होता है लाभ गुने 100, यानी जो भी आपको फ़ायदा हुआ है उसमें 100 से गुना कर दीजिए। लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य, यानी शुरू वाला दाम कितना था, 8 रुपया था। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यही आंसर आ गया। तो काट दीजिए, इस तरह से आ गया, 2 में 100 से काटिएगा 50 आ गया। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 50% हो गया। ये भी दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सही आंसर 50% हो गया। और आप ये बताइए कि क्या मैथ का भी क्वेश्चन 2-4 शामिल किया जाए, अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह से रोज़ आप लोगों को ये करवाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि रोज़ इसी तरह से क्वेश्चन लेकर सर आए तो आप सभी एक कमेंट जरूर किया कीजिए। अगर आप अधिक से अधिक कमेंट करते हैं दोस्तों तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हाँ छात्रों को पसंद आ रहा है, तो रोज़ ये वीडियो करवाना चाहिए। अगला देखिए, बिहार से अलग होकर झारखंड एक राज्य बना। तो छत्तीसगढ़ देखिएगा 1 नवंबर को है, 1 नवंबर 2000। इसके बाद देखिएगा उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। इसके बाद झारखंड, तो झारखंड का जो नंबर है दोस्तों 15 नवंबर 2000। तो झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर जो बना है ना 15 नवंबर 2000 को, ये आपको याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। अगला है, भारत का पहला कंप्यूटर का नाम क्या है।
भारत का पहला कंप्यूटर का नाम है दोस्तों सिद्धार्थ। और देखिएगा सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। दोनों पूछा जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम है। भारत का पहला कंप्यूटर यानी नॉर्मल कोई सा भी कंप्यूटर चलेगा, तो भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। और सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत परम है। दोनों पूछा जाता है एग्जाम में। अगला देखिए कार्य का ऐसा मात्रक है। ये दोस्तों कार्य, ऊर्जा, शक्ति, बल, भार, ये सब बार बार पूछा जाता है। तो कार्य का ऐसा मात्रक जो है ना जूल है। कार्य एवं ऊर्जा का सेम ही होता है। कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है। बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। भार का भी ऐसा मात्रक न्यूटन ही होता है। बल एवं भार का सेम ही होता है। इसके बाद देखिएगा वाट, तो वाट होता है शक्ति का ऐसा मात्रक। पास्कल, तो दाब का ऐसा मात्रक। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। ये सब बेसिक है जो आपको याद रखना है। ताप का ऐसा मात्रक हो गया केल्विन। अगला है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से जो होता है बेरी बेरी रोग। इसका सही आंसर हो जाएगा बेरी बेरी। रिकेट्स जो होता है विटामिन D की कमी से। एनीमिया, तो एनीमिया जो होता है दोस्तों खून यानी कि ब्लड में लोहा आयरन की कमी से। तो विटामिन B12 कमी से यहाँ पर एनीमिया हो जाएगा। और रतौंधी, तो रतौंधी यानी कम, ये सब दिखाई पड़ना आँखों से रिलेटेड है। तो विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन C वाला भी याद रखना, स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन D रिकेट्स, रिकेट्स वाला बहुत बार पूछा जाता है। इसको सूखा रोग भी कहता है। हड्डियों में कमजोरी, रिकेट्स, ये सब चीज़ें हो गया। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड। तो बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी, ये बिल्कुल सही है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता मात्र एक बार की है। कब? तो बेलगांव अधिवेशन और 1924, ये भी पूछा जाता है। वर्ष भी आपको याद रखना और अधिवेशन का नाम भी। अगला है कोलकाता अधिवेशन 1928 सरोजनी नायडू, ये गलत है दोस्तों। मोतीलाल नेहरू यहाँ पर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। तो सरोजनी नायडू यहाँ पर नहीं होगा। अगला है हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस, ये भी सही है। और साथ में आपको 1939 का भी याद रखना है। 1939 में त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की है। और मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य कृपलानी, ये भी सही है। और साथ में दोस्तों 1947, ये बहुत बार पूछा जाता है कि स्वतंत्रता यानी आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य कृपलानी 1946 में बने थे। फिर आज़ादी जैसे मिला तो फिर पद छोड़ दिए। हरिपुरा और त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड हो गया। 1928 कलकत्ता अधिवेशन मोतीलाल नेहरू। 1924 गांधी जी से रिलेटेड है, एकमात्र बार अध्यक्षता की है। बेलगांव अधिवेशन 1924, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा भी है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। तो इसमें जो गलत दिया हुआ था ना, ये सरोजनी नायडू वाला गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो ये भी दोस्तों भारत सरकार की योजना से रिलेटेड है और बार बार पूछा जाता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को जो लॉन्च किया गया है 4 अप्रैल 2015 को। तो सही आंसर हो जाएगा 2015। और इसमें देखिएगा दोस्तों तो 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है। इसमें दोस्तों 8 अप्रैल 2015 है, 4 अप्रैल नहीं, 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया है। और इसमें 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है। ये जो संबंधित हैं लोन यानी ऋण से संबंधित है। पूछा जाता है कि मुद्रा योजना संबंधित है तो लोन ऋण से संबंधित है। इसमें पहला होता है शिशु ऋण, जिसमें 0 से लेकर के 50,000 तक के बीच में ऋण दी जाती है। इसके बाद है दूसरा, तो 50,000 से यहाँ पर 5 लाख। फिर तीसरा होता है 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में, यहाँ पर आप इसको लाख समझिएगा। 50,000 से लेकर के 5 लाख और 5 लाख से लेकर के 10 लाख। तो सबसे ऊपर वाला जो है ना तरुण है। शुरू में है शिशु, इसके बाद है किशोर और इसके बाद हो गया तरुण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने हैं? ये दोस्तों बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत भिभिया क्वेश्चन है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पहली बार जो बने हैं ना 3 मार्च 2000 को, और 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। फिर बहुमत नहीं रहने के कारण से इस्तीफा देना पड़ा। तो 3 मार्च 2000 को पहली बार बने। 2002 ये सब नहीं होगा। 2000 में ही पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 7 दिन के लिए। फिर इसके बाद देखिएगा 2005 से तो लगातार कार्यकाल है, बीच में 1-2 बने हैं कुछ दिनों के लिए, नहीं तो ज़्यादातर देखिएगा सीएम नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद पर रहे। और अब तक तो 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सबसे लेटेस्ट वाला देखिएगा तो अगस्त 2022। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि सीएम नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अब तक कितनी बार बने हैं? तो 8 बार मुख्यमंत्री बने हैं।
3 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। अगला देखिए, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका नामक पुस्तक रचना किसने की है? ये बहुत भिभिया क्वेश्चन है दोस्तों। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के जो लेखक है प्लिनी है, और हिस्टोरी यानी हिस्टोरिका यानी इतिहास के जो पिता कहा जाता है हेरोडेटस को। तो सीधा अगर हिस्टोरिका पूछेगा ना तो हेरोडेटस में आंसर दीजिएगा, और ये पूछेगा नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका या नेचुरल हिस्टोरिका ऐसे भी दिया हुआ रहता है, तो प्लिनी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? तो सप्त क्रांति की अवधारणा को जो प्रतिपादित किया था राम मनोहर लोहिया। और दोस्तों संपूर्ण क्रांति, देखिए दो तरह का इसमें, एक है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति में याद रखना आपको जयप्रकाश नारायण, और सप्त क्रांति की अवधारणा राम मनोहर लोहिया। अगला है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें दोस्तों पहला नंबर पे जो है ना माउंट एवरेस्ट नेपाल, ये बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई भी एग्जाम में पूछा जाता है, 8848 मीटर। इसके बाद है गॉडविन ऑस्टिन, इसको K2 भी कहा जाता है। तो ये कहाँ है? तो भारत में। अगला यहाँ पर देखिएगा धौलागिरी। तो धौलागिरी जो दिया हुआ है ना दोस्तों, ये वाला गलत है। ये कहाँ है? तो नेपाल में है धौलागिरी। यहाँ पर कहा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो धौलागिरी नेपाल, ये सुमेलित नहीं है। महाकालू, तो महाकालू तिब्बत और नेपाल में है, तो तिब्बत है तो सही हो सकता है, लेकिन धौलागिरी भारत में नहीं नेपाल में, ये पूरी तरह से गलत है। गॉडविन ऑस्टिन को ही K2 कहा जाता है, भारत में। कंचनजंगा अलग है, K2 अलग है, और माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर नेपाल में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें टोटल 3 मेंबर थे, तीनों का नाम आपको रट ही लेना है। अभी BPSC देखिए 69वीं में भी पूछा गया था, ये 3 नाम ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, एक अलग नाम रहेगा। तो ये तीनों इसमें शामिल है, और इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हैं, कार्ल, K से हो गया क्रिप्स, A से हो गया अलेक्जेंडर, और L से हो गया लॉरेंस। तो लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, तीनों नाम आप याद रखिए। शुरू वाला जरूरी नहीं है, लास्ट वाला ये है, लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर। और लॉर्ड एटली नहीं थे, तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, और यहाँ पर एक और बताने वाली, ये भी आपको याद रखना। देखिए हाइड्रो प्रोजेक्ट यानी जल विद्युत परियोजना। तो यहाँ पर देखिएगा नाम है पुना तसांगछू। यहाँ पर देखिए अगर आपको एग्जाम में ये इस तरह से छू वाला नाम दिखे ना अगर आपको पता रहे, तुक्का मारना रहे, तो भूटान में आप मार दीजिएगा। देखिए भूटान में जो भी ज़्यादातर जो है ना जल विद्युत परियोजना है, सब में इस तरह से छू वाला नाम लगा हुआ है। और आपको ये भी याद रखना मंगदेछू, ये 2022 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ से रिलेटेड है। अब देखिए ये न्यूज़ में इसलिए रहता है कि भारत सरकार के साथ देखिए एग्रीमेंट होने के बाद भारत को ये बिजली प्रोवाइड, ये सब चीज़ें करवाते हैं, तो इस कारण से न्यूज़ में रहता है और एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो मंगदेछू हाइड्रो प्रोजेक्ट भूटान में ही है, पुना तसांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट भूटान में ही है, तो भूटान इसका सही आंसर हो जाएगा। और चूखा जल विद्युत परियोजना भी भूटान में है, चूखा का भी नाम याद रखना है। अगला है कृत्रिम वर्षा के लिए किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा में दोस्तों सिल्वर आयोडाइड, आर्टिफिशियल रेन। तो कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, और फोटो के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, सिल्वर यानी कि चांदी, और इस चांदी का जो संकेत होता है Ag होता है, इसको अर्जेंटम कहा जाता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा Agi। अगला है निम्नलिखित झीलों और उसके स्थानों में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए झील से रिलेटेड ये इसमें जो भी दिया हुआ है ना, बहुत भिभिया वाला सभी झील है। चिल्का झील उड़ीसा में, तो बिल्कुल सही है। और देखिएगा तो खारे पानी, खारे मतलब नमकीन। देखिए झील दो तरह से, एक मीठा हो गया, मीठा जल हम लोग पीते हैं, और समुद्री जो जल है ये खारा यानी नमकीन होता है। तो चिल्का झील जो उड़ीसा में खारे पानी का झील है, और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एग्जाम में पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा। लोनार झील, तो ये गलत दिया हुआ, ये जो है दोस्तों महाराष्ट्र में है, आपको ये ज़रूर याद रखना है नाम। लोनार झील महाराष्ट्र में, और ये उल्का पिंड से बना, उल्का पिंड यानी पृथ्वी से उल्का पिंड को टकराने से गड्ढा हो गया यहाँ पर, तो इस कारण से झील का निर्माण हुआ है। और ये खारे पानी का झील है, तो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में उल्का से निर्माण हुआ है। दरोगा में पूछा गया, कई बार ये पूछा गया, उल्का पिंड से कौन सा झील का निर्माण हुआ? तो लोनार झील का। लोकटक झील तो मणिपुर में, ये तैरता उद्यान है, यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क भी है।
तो विश्व का एकमात्र तैरता झील, एकमात्र राष्ट्रीय तैरता उद्यान मणिपुर लोकटक झील। और रूपकुंड झील उत्तराखंड में, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हिम यानी बर्फ़ वाला झील है और यहाँ से देखिएगा तो 500-700 मानव कंकाल मिला है, यानी मनुष्य का कंकाल मिला है। और ऐसी संभावना है कि यहाँ पर लोग आए होंगे, फिर बर्फ़ ये सब चीज़ों में बर्फ़ दिखेगा तो हिमस्खलन के कारण से यहाँ पर दब गए होंगे, इस कारण से। तो यहाँ पर इस झील में 500-700 मनुष्य का मानव कंकाल मिला है, तो इस कारण से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये भी आपसे एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो रूपकुंड झील उत्तराखंड में है, लोकटक झील मणिपुर में, लोनार झील महाराष्ट्र में है, चिल्का झील उड़ीसा में है। और यहाँ से जो भी फैक्ट बताए हैं सभी फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला है बिहार में कानून द्वारा गोवध यानी कि गौ हत्या किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो ये जो किया गया था 1955 में, आज़ादी के तुरंत बाद। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है कि जैसे ज़मीन है तो ज़मीन का मालिक किसान ही रहेंगे और उसके बदले जो है टैक्स देंगे, तो ये होता है मालिकाना हक, दिखेगा तो किसान के पास ही रहता है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो शुरू किया गया था ना, तमिलनाडु, राज्य का नाम पूछा जा रहा है तो तमिलनाडु हो जाएगा, और जगह का नाम पूछा जाए ना तो मद्रास, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले मद्रास, बम्बई, इन सभी जगहों पर किया गया था, तो तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 1945-46 में दिल्ली में हुए INA मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो हूबहू रिपीट किया जाएगा और यहाँ से वर्ष पूछा जाएगा कि कब ये हुआ था। INA मतलब आज़ाद हिंद फौज, तो वकील का नाम पूछा जाएगा। ये देखिएगा तो 2 बार 3 बार BPSC एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो भूलाभाई देसाई नाम आपको याद रखना है, भूलाभाई देसाई INA यानी आज़ाद हिंद मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे 1945-46 में, और ये कहाँ हुआ तो दिल्ली में। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये थोड़ा हार्ड लेवल का इतिहास का क्वेश्चन हुआ तो ये रिपीट हो सकता है हूबहू एग्जाम में। अगला है सरल लोलक का दोलन काल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो देखिए दोस्तों ये फिजिक्स का क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन के लिए ना आपको सूत्र याद रहना चाहिए, और आप ये सोचिएगा कि हम पूरे रट के ही बना लेंगे तो एग्जाम में सभी क्वेश्चन आप रट के नहीं बना पाइएगा। अब देखिए इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है सरल लोलक का दोलन काल यानी आवर्तकाल, आवर्तकाल को इंग्लिश में टाइम पीरियड यानी T से इसको डिनोट करते हैं। T बराबर जो सूत्र होता है ना 2π√L/G होता है। L यहाँ पर लेंथ हो गया, G हो गया गुरुत्वीय त्वरण 2π, तो पाई का मान तो फिक्स ही है। तो ये देखिए दोलन काल यानी कि आवर्तकाल डिपेंड करेगा L और G के मान पे। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान मतलब हुआ m, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। किस पर डिपेंड होगा? लंबाई पर डिपेंड होगा और गुरुत्वीय त्वरण पर, बाकी किसी भी चीज़ से कोई इसमें खास मतलब है नहीं। तो इसको आप क्लियर करिएगा, याद रखिएगा। और यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब कुछ हम आप लोग करवाने वाले हैं। तो अगर आप फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से ज़रूर जुड़ जाइए, जिसमें आप लोगों को सभी विषय की तैयारी के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। ये सब कुछ आप लोग करवाने वाले हैं, जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर। और बिहार में अब तक जितने भी परीक्षा हुई हैं 100+ परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक, पहला चीज़ तो लैब टेस्ट के रूप में, दूसरा 1 लाइनर के फॉर्मेट में, और साथ में आप लोगों को जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसका डिस्कशन सब कुछ करवा देंगे। यानी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी दोस्तों आप लोगों का कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें देखिएगा ये तो क्लियर हो गया सिर्फ लंबाई गुरुत्वीय त्वरण पर। बाकी देखिएगा आयाम ऊर्जा, तो जो सूत्र था उसमें देखिएगा कहीं ये सब चीज़ें आया ही नहीं था, तो सिर्फ क्या हो जाएगा दोलन काल जो डिपेंड करता है लंबाई पर। अगला इनमें से किसने उल गुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? अब देखिए उल गुलान आंदोलन को ही मुंडा विद्रोह कहा जाता है। इससे जो संबंधित है न बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है। आबा मतलब भगवान होता है, झारखंड में आदिवासी भाषा में दिखेगा तो आबा, तो यहाँ पर झारखंड का भगवान के रूप में भी माना जाता है आदिवासियों की ओर से। तो धरती आबा किसे कहा जाता है उपनाम? तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिरसा मुंडा को कहा जाता है उल गुलान यानी कि मुंडा विद्रोह आंदोलन प्रारंभ किया था, तो बिरसा मुंडा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों जितने हैं न सिद्धो कान्हो भगत बिरसा मुंडा ये सब, अब देखिए पहले क्या था बिहार झारखंड एक ही था, तो बिहार के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब आप लोगों को करवा देंगे। तो सही आंसर हो जाएगा उल गुलान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो बिरसा मुंडा ने। अगला देखिए क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक। अब देखिए सभी क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ऑप्शन और बताइए क्या होगा। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO से प्रदूषित वायु से सांस लेना खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है, तो इसको सोचिए देखिए और बताइए सही आंसर क्या होगा।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो चीज़ होता है, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि जहरीली गैस है, और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपके कार्बन डाइऑक्साइड भी खतरनाक होता है, ये दोस्तों बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन इसकी मात्रा बढ़ने से खतरनाक है। लेकिन ये देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक जहरीली गैस, अगर आप इसके संपर्क में आते हैं तो आपका डेथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर है रक्त में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करना, तो ये ऑक्सीजन के साथ नहीं हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करते हैं। हीमोग्लोबिन यानी रक्त ब्लड में देखिएगा तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसी के साथ संयोजन करता है, इस कारण से डेथ होने का कारण यही है। तो CO हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2। अगला देखिए, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। अभी तक देखिएगा दोस्तों, पिछले दो तीन साल में बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स ये है कि पूछा ही जाता है। एक लोक लेखा समिति हो गया, दूसरा प्राकलन समिति। तो देखिए, लोक लेखा समिति में टोटल मेंबर जो होते हैं ना, 22 मेंबर होते हैं इसमें। तो 22 में से देखिएगा तो 15 जो होता है लोकसभा से, L मतलब यहाँ पर लोकसभा हो गया, और 7 होता है राज्यसभा से। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और अच्छे से याद रख लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा अलग अलग तरीके से, सीधा पूछा जाएगा लोक लेखा समिति में लोकसभा कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। नहीं, लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य 22 होते हैं, लोकसभा से तो 15 सदस्य, तो इसका आंसर 15 हो गया। अब दूसरा चीज़ होता है दोस्तों प्राकलन समिति। तो प्राकलन समिति में ना टोटल सदस्यों की संख्या है 30, और इसमें सिर्फ देखिएगा तो सिर्फ जो होता है ना लोकसभा से सदस्य, और ये 30 का 30 पूरा का पूरा लोकसभा से। अब आपको याद कैसे रखना है, तो यहाँ पर देखिए नाम में लगा हुआ है लोक अगर लगा हुआ रहेगा ना, तो ऐसे समझिएगा कि इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आएगा, यानी जो दिख रहा है ये नहीं है, तो इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आएगा। और प्राकलन समिति में सिर्फ लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि प्राकलन समिति में राज्यसभा से सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 0 है। लोकसभा से 30 सदस्य है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा से सदस्यों की संख्या 7 है, और लोकसभा से 15, कुल मिलाकर 22। तो अब आप सभी दोस्तों बताइए कि ये आप लोगों को डिटेल्स डिस्कशन कैसा लगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि रोज़ इसी तरह के वीडियो मिले, तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। बस आप अपना एक कमेंट कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आप लोगों के लिए दोस्तों इसी तरह का रोज़ वीडियो लेकर आएंगे, और आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा।